नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो भाग 1 और भाग 2, यानी भाग 1 जो था अनुच्छेद भाग 1 में बताया था अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया। इसे बताया था आपको कि भारत राज्यों का संघ रहेगा। ये ना तो कॉन्फेडरेशन हो सकता है ना तो फेडरेशन हो सकता है, जबकि भारत एक यूनियन है। कहीं पे भी अगर लिखते हैं हम तो ना तो फेडरेशन लिखते हैं, क्योंकि यूएसए जो है वो फेडरेशन लिखता है। हम लोग जो भारत है वो एक यूनियन है। दूसरे में बताया था कि जो भारत के बाहर की जो भूमि है या भारत किसी भी विदेशी देश को या राज्य को मिला सकता है, अनुच्छेद दूसरे में बताया गया था। तीसरे में बताया गया जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों में संसद परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जबकि चौथे अनुच्छेद में बताया गया कि जिस समय संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर जिस समय संसद कार्य कर रही होगी उस समय ना तो उस पर कोई हस्तक्षेप कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर हस्तक्षेप करे तो भी वह मान्य नहीं होगा। इसलिए उसे अनुच्छेद, यानी जो संशोधन है उसे अनुच्छेद, जैसे संशोधन आता है 368 में, तो इस ये जो चौथा हमारा आर्टिकल कहता है कि इसे तीसरे और जो दूसरा और तीसरा जिसे हम संशोधित कर रहे हैं उसे 368 के बाहर रखा गया है। जिस समय इस पर तोड़ फोड़ या हम सुधार चल रहा होगा उस समय ना तो इस पर अनुच्छेद 368 लागू होगा और ना ही इस पर राष्ट्रपति कुछ अपनी प्रतिक्रिया कर सकता है। फिर बताया था भाग 2 में बताया था नागरिकता के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता में बता दिया गया कि जिस समय देश में संविधान लागू हुआ वहाँ पर जितने लोग थे या उस भारत के क्षेत्र में जितने लोग रह रहे थे उन्हें स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल हमारा 5 कहता है। फिर आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे जो लोग पाकिस्तान से जो भारत आए, यानी पाकिस्तान से कुछ लोग जब बंटवारा हुआ तो भारत आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग, यानी जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भी गए और यदि वह पुनः, यानी 1950 के संविधान लागू होने के पहले यदि भारत आ गए तो उन्हें पुनः भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जबकि आर्टिकल 8 कहता है कि यदि आप विदेश में कहीं घूमने गए हैं या नौकरी करने गए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जबकि 9 बोलता है, 9 में बताया गया कि जैसे कि कोई विदेशी काम कर यदि हम कर दें, विदेशी नागरिकता अगर हम ले लें, कानूनी नागरिकता अगर हम ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 कहता है यदि हम कोई राष्ट्र संबंधी या राष्ट्र विरोधी कोई काम कर देते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। जबकि 11 में बताया गया कि संसद नागरिक संबंधी, यानी नागरिकता संबंधी जितने भी नियम कानून होंगे, जितने भी काम होगा नागरिकता संबंधी वह संसद ही करेगी। और इस नागरिकता जो संसद करेगी इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग आज चलते हैं भाग 3 पर, यानी भाग 3 इस पर बताया गया जो हमारे भाग 3 में मूल अधिकार हैं, जिन्हें हम नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं, यानी मूल अधिकार के अंतर्गत इसी को हम नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है। ये हमारे जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, मूल अधिकार जन्म से ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। और यह जो हमारे संविधान में है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से नैसर्गिक अधिकार या मूल अधिकार लिया गया है। ये अनुच्छेद चालू होता है हमारा, अब 11 तक तो ये हो ही चुका था, तो ये चालू होगा 12 से, यानी 12 से
35। 12 से 35 के अंतर्गत जो हमारा मूल अधिकार आता है इसके अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 12 यानी 11 तक हो चुका है अनुच्छेद 12। यानी भाग रहेगा हमारा 3। भाग 3 के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इस मूल अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार है आर्टिकल यानी 12 से लेकर 35 तक हमारा मूल अधिकार आते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 में ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसी की परिभाषा की बात करता है। यानी जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हीं की मूल अधिकार की परिभाषा की बात करता है। यानी सबसे पहली बार अगर कहीं मूल अधिकार किसी देश में दिए गए तो वो यूएसए था। यानी सबसे पहली बार यूएसए में ही मूल अधिकार दिए गए। जैसा कि जब बच्चा जन्म ले लेगा उसको पढ़ने का अधिकार रहेगा, या इस तरह से खाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, इस तरह से जितने भी अधिकार होंगे वो जन्म से ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इस चीज़ की जो डेफिनीशन दी गई है या परिभाषा दी गई है उस परिभाषा की बात करते हैं हम, तो वो है आर्टिकल 12 में। यानी मूल अधिकार संबंधी जितने भी अधिकार हैं हमारे पास उसकी परिभाषित कौन करेगा, तो वो करेगा अनुच्छेद 12। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि जिस समय जैसे 13 के अंतर्गत देखें तो हमारे जो मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकार में किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करता है। यदि कोई मूल अधिकार हमारा किसी अन्य मूल अधिकार को यानी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो यह मूल अधिकार स्वतः ही उसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसे खत्म कर देगा। यानी ये ऐसी बात करता है जैसे मान लीजिए कोई देश आज़ादी के पहले कोई कानून लागू किया गया और आज वो कानून लागू है, या देश आज़ादी के बाद लागू किया गया है वो आज भी लागू है। और यदि वो लागू है, अगर उस कानून से, यदि उस नियम से या उस कानून से यदि आज किसी के मूल अधिकार का हनन होता है या दुरुपयोग होता है तो उसे आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे खत्म कर सकती है। यानी आर्टिकल 13 पूरे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट जो भी काम या जो भी कानून अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे आर्टिकल 13 के तहत खत्म किया जा सकता है। यानी एक तरह से अल्पीकरण की बात करता है। इसको हम कह सकते हैं अल्पीकरण। इस अल्पीकरण को परिभाषित करने के लिए जैसे अगर देखा जाए तो जो 3 तलाक का मुद्दा था, जो 3 तलाक जो था 1935 में, 1935 इसमें जो 3 तलाक का मुद्दा था तलाक ए बिद्दत, यानी तलाक ए बिद्दत को अंग्रेज सरकार ने इसे वैलिड कर दिया था। तलाक ए बिद्दत, इसे जो अंग्रेज सरकार थी उसने वैलिड कर दिया तलाक ए बिद्दत को। वैसे कि तलाक 3 तरह का होता है इस्लाम धर्म में, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन। तलाक ए बिद्दत में बता दिया गया कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने के बाद उसे 3 बार तलाक कह दे तो उसका तलाक माना जाता है। हालांकि ये इस्लाम में शुरुआत में नहीं था, बाद में आया है, करीब 1200 सदी के आसपास आया था ये तलाक का। और उसके पहले केवल 2 ही तरह का तलाक हुआ करता था, तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन। अब इसमें देखा गया कि जो आर्टिकल हमारा 21 है, आर्टिकल 21 है हमारा, वो हमें देता है स्वतंत्रता पूर्वक जीने की आज़ादी। जबकि तलाक ए बिद्दत में अगर कोई महिला है उसकी शादी हुई और 2-3-4 साल बाद उसके तो 1 या 2 बच्चे हो गए तो देखा गया कि यदि बच्चा है और वो कोई पुरुष उसे 3 बार तलाक बोल दे तो क्या वह महिला पूरी तरह से जब अलग हो गई तो क्या उसे खर्चा या किस तरह का कोई भी सम्मान पूर्वक अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है।
जबकि आर्टिकल 21 कहता है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो इससे महिला के स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको सरकार ने अभी इसको हटा दिया है। तो जो तलाक और जो 2 अन्य तलाक हैं, उन तलाकों में 90 दिन की टाइमिंग दी रहती है, यानी उसमें 90 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 90 दिन में तलाक ले सकते हैं। हर 1 महीने में 1 महीने बाद कोर्ट में बुलाए जाएंगे, तलाक होगा, फिर एक महीने बाद, लेकिन इस बीच में दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। तो वो 90 दिन का प्रोसेस रहता है दोनों का, तलाक हसन का और तलाक अहसन का। तो ठीक भी है कि 90 दिन तक कोई अगर समस्या होती है तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये वाला तो सबसे ज़्यादा ख़राब है कि कोई व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति तो ऐसे ऐसे होते हैं कि विदेश में रह रहे हैं और विदेश में मोबाइल से बोल देते हैं या फ़ोन से करके बोल देते हैं तलाक तलाक तलाक। तो ये तो बात गलत है, इसीलिए इसे ख़त्म भी कर दिया गया। इसी में एक शब्द और है जिसे स्टेट की चर्चा करी गई है, इसी में स्टेट शब्द की चर्चा करी गई है। स्टेट मतलब राज्य। ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जो जैसे यूपी बिहार, ये वाला स्टेट नहीं है, वो यूपी गवर्नमेंट होता है तब इनकी बात होगी। जो अगर इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर स्टेट शब्द का अर्थ मिलता है राज्य से, और अगर जो यूपी बिहार है उसके लिए प्रोविंस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रोविंस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे यूपी बिहार है, मध्य प्रदेश है, इस तरह से जो होगा उसे प्रोविंस बोला जाता है। तो स्टेट शब्द की चर्चा करी गई है। स्टेट को हम एक संस्था कह सकते हैं, एक संस्था है स्टेट। जैसे देखा जाए यानी स्टेट जो चाहे अपना नियम कानून बना सकती है। जैसे हम टाट सकते हैं आरबीआई। आरबीआई स्वतः में एक स्टेट है। आरबीआई स्वतः में एक स्टेट है। आरबीआई बोल देगा कि सपोज दैट जैसे उसे 2000 जो नोट चेंज हुआ उसने बोल दिया कि आज से नोट चेंज, तो स्टेट है, उसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकता है। अगर करेंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से सीधे कहेगा कि आई एम स्टेट। अब स्टेट है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं ले सकता है। उसने कह दिया कि ये नोट चेंज होना है, आज से वो कल से कह दे कि कल से 5000 का नोट चलने वाला है, तो कल से 5000 का नोट जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई नहीं मना कर सकता है, क्योंकि वो स्टेट है, एक संस्था है। जैसे यूपी में अगर यूपी SSSC की बात करें, यूपी SSSC ये भी एक स्टेट है। वो जैसे चाहे एग्ज़ाम करवा सकती है। वो कहेगी कि हम एग्ज़ाम जितनी जल्दी करवाए चाहे लेट करवाए, उस पर कोई दबाव या प्रेशर भी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ये ज़रूर कह सकता है कि भाई लेट लपेट क्यों हो रहा है, तो बता देगा कि अभी समस्याएं हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो कहेगा चलो जल्दी करो, सॉल्व करो उसको और करवाओ पेपर, ये कह सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको अगले महीने कराना है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे बात करें अगर बोर्ड की, जैसे यूपी बोर्ड है, ये भी एक स्टेट है। अगर इंटर तक की पढ़ाई में कोई भी चेंजमेंट करना होगा, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो या 8 हो, अगर किसी में भी चेंजमेंट करना है तो वो यूपी बोर्ड ही कर सकता है। से आरआरबी, इसको स्टेट बोल सकते हैं, आरआरबी, ये भी एक स्टेट। हालांकि पहले आरआरबी की जगह आरआरसी होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, लेकिन अब है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये बोल देगा कल से कि नहीं जो टिकट है उस पर किराया बढ़ाया जाएगा, यानी प्रति जो यात्री है उसका किराया कल से 20 रुपये बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, कल से लागू हो जाएगा। उस पर कितना भी चिल्लाते रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लागू कर देगा। जैसे फिर अगर हम फिर बात करते हैं, और इस तरह से यूपी में क्या पूरे इंडिया में हजारों स्टेट हैं। जबकि स्टेट का मतलब एक संस्था से है, यानी ऐसी संस्था जो सरकारी हो। प्राइवेट संस्था में स्टेट लागू नहीं होता है। वो प्राइवेट में अगर स्टेट कहे कि हम इस तरह के नियम कानून कोई लागू कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है। और इसी में अगर अल्पीकरण का मतलब है कि अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बना दे जिससे मानव का अहित हो रहा हो या किसी के दूसरे अधिकार का हनन होता है, तो उस पर स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर सुनवाई कर सकता है। जैसे हमें दिया गया कि हम कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं या किसी के प्रति अपना संगठित होकर अगर चाहें तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
तो प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार ने दिया कि भाई अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, जिससे दूसरे को दिक्कत होगी। अब रोड जाम कर देंगे या चक्का जाम कर देंगे, इस तरह से प्रोटेस्ट करना भी तो गलत है। तो इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे तो दूसरे के उसमें हनन होगा, यानी दूसरे के जो पावर है उस पर दिक्कत होगी। इस वजह से प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपको जगह दी गई है। अगर आप प्रोटेस्ट ही करना चाहते हो तो रोड से हट के, यानी अपने कहीं ऐसी जगह पे करें जहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। और जैसे अगर बात करें दिल्ली में रामलीला मैदान दे दिया गया, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करिए जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी ये हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करेंगे कहीं अगर रोड पे करते हैं तो इससे दूसरे के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से वहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो सरकार इतना भी छूट नहीं दे सकती है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहो तो जहाँ भी कर लो, ऐसा भी नहीं है। तो ये बात समझ में आई कुछ कि ये जो अल्पीकरण का जो कारण दिया गया है, यानी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बांध रखा है पूरे संविधान में। यानी जो अनुच्छेद 13 है वो किसी भी तरह के जो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकार का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 13 के तहत वह अधिकार ही रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि क्यों ना हम अनुच्छेद 13 को ही ख़त्म कर दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट सीधा करेगा कि जिस आप संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13 खत्म कर रहे हैं या ख़त्म करना चाहते हैं वह संविधान के अनुकूल नहीं है या संविधान का विरोध करता है, अतः हम इस कानून को ही रद्द करते हैं। तो ये भी नहीं ख़त्म हो सकता है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो 13 अनुच्छेद आर्टिकल है बहुत अच्छा है, किसी को भी अपनी आज़ादी की या किसी भी नेता या किसी भी सरकार को आज़ादी पूर्णतया आज़ादी नहीं देता है। से भी पीएम मोदी का भी एक मैटर आया था, इसे वो न्यायिक व्यवस्था लाना चाहते थे कि न्यायिक आयोग लाना चाहते थे, इसके तहत जज खुद जो राष्ट्रपति वो सिलेक्ट करेंगे कौन जज बनेगा, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अल्पीकरण बात समझ में आ गई होगी कि अल्पीकरण क्या है और स्टेट क्या है। स्टेट की जगह एक स्टेट को हम संस्था मान के चलते हैं, ना कि एक राज्य। तो अगर प्रोविंस की बात करेगा तब ये राज्य की बात करेगा। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता, यानी सब कानून सभी के लिए बराबर है। विधि के समक्ष समानता या यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से यानी ब्रिटेन से ली गई। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई। अब विधि के समक्ष समानता ये तो दे दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, यानी कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। अब कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या कहीं भी जाए तो अपराधी फिर चाहे वो समाज सेवी हो, कोई नेता हो, कोई भी हो, तो उसे उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, चाहे भले ही प्रधानमंत्री हो, भले ही राष्ट्रपति हो। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसी कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पर एक आम नागरिक भी खड़ा होता है, और वहीं पर वो चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसी कटघरे में ही खड़ा होना पड़ेगा। और इसी में एक और दे दिया गया है विधि के समक्ष समानता, और इसी में एक और दिया गया कि जब कानून सभी के लिए बराबर रहेगा, यानी कानून का समान संरक्षण, यानी कानून का समान संरक्षण। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि विधि के समक्ष समान तो कर दिया कभी कभी, अब अगर कोई जज ही भेदभाव करने लगे उसके लिए भी समस्या पैदा हो सकती थी। इसलिए संविधान में यह भी लिखा गया कि कानून का समान संरक्षण, यानी ये यूएसए से लिया गया। अब सपोज दैट मान के चलिए कोई मुकदमा सुनने के लिए गया, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो उसने कह दिया कि जज आप ऐसा कीजिए, ये अब जो पहले के मुकदमे हैं उनके पहले आप ये मुकदमा सुन लीजिए। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता है, इसलिए जज सुन भी सकता था, इसलिए उसके कानून बांध दिए गए, उसके भी हाथ बांध दिए गए कि कानून का समान संरक्षण।
विधि के समक्ष समान समानता है, उसी कटघरे में खड़ा होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कानून का समान संरक्षण है, यानी आप अगर नेता हैं तो वो आप बाहर हैं ना कि अंदर। तो जिसका मुकदमा चल रहा है, सपोज दैट आप जो मुकदमा सुना जा रहा है वही सुना जाएगा। आपका मुकदमा जिस लिस्ट में आएगा, जिस नंबर पे आएगा, उसी नंबर पे सुना जाएगा। भले ही आप 40 नंबर पे आए, 45 पे आए, या 100 पे आए, 200 पे आए, जब आपका नंबर आएगा तभी आपको सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या इस तरह के कोई बड़े नेता हैं तो आपका मुकदमा पहले सुन लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कानून यानी कानून का समान संरक्षण नहीं हो पाएगा, जिससे जो संविधान में लिखित है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अब ये आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा कि विधि के समक्ष समान समानता रहेगी, उसके साथ साथ इसमें कानून का भी समान संरक्षण रहेगा। इसमें 2 लोगों को छूट दी गई है, जैसे इसमें राज्यपाल और राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन दोनों लोगों को इससे बाहर रखा गया है। अब बाहर इसलिए रखा गया है, सपोज दैट किसी से आप पैसा मांगो और वो उसे पता हो कि आपको पता हो जाए कि ये व्यक्ति पैसा में नहीं दे सकता है या ये नहीं देगा, तो फिर मांगो ही नहीं। मांग के अपनी जवान को क्यों ख़राब करना। इसलिए अगर लग जाए कि ये व्यक्ति नहीं दे सकता है या देगा ही नहीं हमें, तो फिर जवान ख़राब करने से क्या फ़ायदा। इसलिए इन दोनों लोगों को बाहर रखा गया। इसी में बता दिया गया 14 में ही कि जो सज़ा माफ़ करने का प्रावधान है वो भी इसी 14 में बताया गया। तो सज़ा माफ़ कर सकता है। सपोज दैट आप राष्ट्रपति को या राज्यपाल को आप सज़ा दे दो तो वो खुद ही माफ़ कर लेगा। तो मतलब क्या निकल रहा फिर इन लोगों को रखने के लिए। इसीलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति यानी 2 लोगों को पूरे संविधान में छूट दी गई है। यानी इस जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल 14 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों लोगों को आर्टिकल 14 के बाहर रखा गया है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 15 से। आर्टिकल 15 में बताया गया कि आप जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 में बताया गया कि जो जाति है, धर्म है, लिंग है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब जाति यानी किसी विशेष जाति को छूट का प्रावधान, जैसे हालांकि इसको SC ST को रखा गया है, वो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत SC ST को छूट दी जाती है या महिलाओं को छूट दी जाती है। जबकि लिंग के आधार पर वो छूट नहीं होती है, वो एक जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर तो किसी को मिल ही नहीं सकती। अगर छूट जो दी जाती है, अगर छूट का जो प्रावधान होता है, वैसे तो संविधान में लिखा गया है कि आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन इनमें भेदभाव यानी छूट का जो प्रावधान होता है वो जाति के आधार पे होता है। जाति के साथ साथ भाषा के आधार पे भी होता है, जबकि लिंग के आधार पे नहीं होता। धर्म के आधार पे तो हो ही नहीं सकता किसी विशेष, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्म के आधार पर तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जाति के आधार पे और भाषा के आधार पे 2 तरह से छूट दी जाती है। अब जाति के आधार पे जो SC ST वर्ग है, इसके लिए छूट का प्रावधान है SC ST, क्योंकि समाज में इन लोगों को जो वरीयता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। इसलिए कानून उनके जो अधिकार है वो दिलाता है। उन्हें बराबर लाने के लिए, SC ST को बराबर लाने के लिए उन्हें छूट का प्रावधान दिया गया है। भाषा के आधार पर भी होता है, जैसे कभी कभी देखा होगा किसी ऐसी भाषा की के लिए वैकेंसी निकाल दी जाती हैं, जैसे किसी मान लो संस्कृत के लिए निकाल दी गई, तो ये भाषा के आधार पे छूट है कि नहीं है। भाषा के आधार पर भेदभाव है कि अगर आपको भाषा आती है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भाषा के आधार पर दिया जा सकता है, जाति के आधार पर दिया जा सकता है। इसी जाति के आधार पर इस बार OBC यानी EWS, OBC, SC ST इनको जो आरक्षण मिलता है वो इसी आधार पर दिया जाता है अनुच्छेद 15 के तहत। यानी अगर हम बात करें कि जो सरकारी व्यक्ति है वो किसी भी धार्मिक, यानी अगर वो चाहे कि हम धर्म की शिक्षा दे लें वो भी नहीं दे सकता है।
हाँ, हालांकि आप खुद का अगर आपका पैसा है, आप खुद स्कूल चलाते हैं या आप जो भी चाहें उस पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे अपवाद में आप मदरसा समझ सकते हैं, यानी मदरसे में मुस्लिम वर्ग जो है, मदरसे में जो उर्दू पढ़ाई जाती है वो इस्लाम के लिए ही पढ़ाई जाती है। तो मदरसा एग्जाम्पल है कि अगर आप प्राइवेट तौर पर शिक्षा धार्मिक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप सरकारी पद पर हैं या सरकारी टीचर हैं तब आप कोई सी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आते हैं हम लोग आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 में बताया गया जो लोक निर्वाचन है, लोक मतलब लोक, लोक नियोजन, लोक नियोजन की बात करिए। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी, लोक का मतलब सरकारी और नियोजन मतलब नौकरी, यानी ये सरकारी नौकरी का मतलब है, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सभी को समानता का अवसर दिया जाएगा। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसी में आरक्षण, जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, इसमें भी है कि इसमें अगर आरक्षण यानी सरकारी नौकरी जो निकल रही है उसके लिए भी इस आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो आर्टिकल 16 में ही है। और अगर किसी भी जैसे सपोज दैट ओबीसी एससी को सरकारी नौकरियों में छूट दी जाती है, वो आर्टिकल 16 के तहत ही दी जाती है। इसी में जैसे जाति के आधार पे भी दे सकते हैं, भाषा के आधार पे दे सकते हैं, या क्षेत्र के आधार पे भी दिया जाता है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, या विशेष कोई सपोज दैट कोई टैक्स ही भरना है, अगर टैक्स ही भरना है तो उन्हें छूट दे दी जाती है कि आपको 5 दिन की एक्स्ट्रा छूट दी गई, आप जीएसटी भर सकते हैं। इस तरह से जो लोक निर्वाचन है यानी सरकारी नौकरियों में सभी में बराबर का प्रावधान रखा गया है, यानी सरकारी नौकरी सभी के लिए समान रहेगी। जो भी व्यक्ति एलिजिबल है उस पद के लिए कोई भी फॉर्म डाल सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि समानता का अधिकार इसमें दे दिया गया तो आप सोचो कि नौकरी में चले जाएं, आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके तहत आप मांगे कि नहीं हमको इसके आधार पे चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 16 में यानी सरकारी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे, ये आर्टिकल 16 बताता है हमारा। फिर देखते हैं हम आर्टिकल 17। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। यानी आर्टिकल 17 जो बताता है वो बताता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसको हम छुआछूत बोल सकते हैं, अस्पृश्यता और छुआछूत, अस्पृश्यता छुआछूत। छुआछूत के बारे में बताया गया कि इसमें आप किसी के साथ यानी ऊंच नीच भेदभाव, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे देश आज़ादी के समय पहले जो एससी वर्ग था या जो दलित वर्ग था उसे स्कूल में बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उसे स्कूल में बैठ के पढ़ने की अनुमति नहीं थी। साथ में पानी यानी जिस कुएं से पानी खींच रहे हैं वहाँ सबके साथ में पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, उसे कमरे के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, उसी के लिए अस्पृश्यता यानी आर्टिकल ही रखना पड़ा जब देश आज़ाद हुआ। तो क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी, जो पुराने पिछले समय जो आज़ादी के पहले जो कानून थे, जैसे गांव देहात में देखा होगा, आज भी गांव देहात क्षेत्र में आज भी देखा होगा कि जैसे बहुत जो ज़्यादा अगर गांव देहात में निकल जाओ तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि आ रहे ठाकुर जी जा रहे हैं, ठाकुर जी आ गए तो छोटा व्यक्ति खड़ा हो जाता था, यानी खाट पे बैठने के लिए अपना खड़ा रहेगा, उनको खाट पे बैठा लेगा, इस तरह से। तो ये क्या है, ये सब छुआछूत है। पहले समय में देखा होगा जो दलित वर्ग था उसके पीछे जब वो चलता था तो उसके पीछे कपड़ा बांध दिया जाता था, जिससे वो चलेगा तो उसके पद चिन्ह जो पैर चल रहा है वो खत्म हो जाए, या झाड़ू बांध देते थे जिससे वो चलेगा तो पीछे पीछे झाड़ू लगती चली जाएगी। इस तरह की भ्रांतियाँ थी, या इस तरह से समाज में छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसको ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 रखा गया जिसमें छुआछूत का
अंत का कर दिया गया कि अब आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बताया गया कि आप किसी भी तरह की उपाधि नहीं रख सकते, नहीं उपाधियों का अंत बताया गया। 18 में उपाधियों का अंत। अब आप किसी भी तरह की उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। हालांकि इसमें 3 चीज़ों में छूट दी गई है। इसमें शिक्षा, सेना, अब सेना में तीनों आ जाएंगी, शिक्षा में रख सकते हैं, सेना में रख सकते हैं और पुलिस। इन तीनों को इस आर्टिकल में छूट दी गई है। से देखते हैं शिक्षा में हम कह सकते हैं जैसे प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब क्या है, एक उपाधि है। पुलिस में दरोगा जी, एसपी, ये सब क्या है, ये उपाधियां हैं। और अगर सेना में बात करें तो कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सब क्या है, ये उपाधियां हैं। तो यानी किसी भी तरह की उपाधि अगर आपको धारण करनी है तो आप या तो शिक्षित हो जाइए तो आप प्रिंसिपल की उपाधि धारण कर सकते हैं, सेना में चले जाइए वहाँ पे आपको उपाधि मिल जाएगी, और पुलिस में रहेंगे तो आपको उपाधि मिल सकती है, जैसे दरोगा जी हो गए। तो इस तरह से उपाधियाँ मिल सकती हैं। और बाकी आपको ऐसे उपाधि नहीं धारण कर सकते, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे विदेशी उपाधि अगर आपको लेनी है तो आप राष्ट्रपति से पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति पूर्व अनुमति के बिना आप विदेशी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज, यानी हमने आपको पढ़ाया आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16 और 17। जबकि 12 और 13 केवल क्या बात कर रहे थे, 12 और 13 में केवल परिभाषा दी गई है। 12 में परिभाषा, जबकि 13 बात कर रहा था अल्पीकरण की, यानी अनुच्छेद 13 जो बात करता है वो अल्पीकरण की बात करता है। यानी हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे मूल अधिकार को यदि प्रभावित कर रहे होते हैं तो हम उस मूल अधिकार को नष्ट कर देंगे या खत्म कर देंगे, चाहे वो भले ही संविधान के लागू होने के पहले का हो या संविधान लागू होने के बाद का हो। तो ये तो हमसे कोई मतलब ही नहीं। ये हमें क्या कर रहा है, ये केवल आर्टिकल संविधान के लिए, बाकी हम लोग के लिए 14 से शुरू होता है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से बता दिया गया। तो अनुच्छेद 14 में भी समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 में भी समानता की बात करता है, 16 में भी समानता की बात कर रहा है, 17 में भी समानता की बात कर रहा है। तो 18 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 ये सब बात करते हैं समानता की। 14 से 18 तो पूछ लेता है कि समानता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो यही है 14 से 18, यानी समानता का अधिकार। पेपर में पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है पेपर में कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो यानी 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 14 में विधि के समानता बताया गया, जबकि 15 में जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, इतनी समानता रखनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि जैसे दे दिया जाता है लड़कियों को कि स्कूल में जाएंगी तो उनको कुछ एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन के तहत आता है। तो पॉजिटिव उसमें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में हम कर सकते हैं कि लड़कियों को एक्स्ट्रा छूट दे देते हैं, तो वो हमारा पॉजिटिव भारतीय संस्कृति है जो छूट दे देती है उन्हें, कोई इसमें इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। 15 में देखते हैं, मगर जैसे 16 में देखते हैं कि लोग यानी सरकारी जो नौकरियां हैं उनके तहत हम छूट नहीं दे सकते, यानी सबके लिए समान अवसर रहेंगे। 17 में अस्पृश्यता के लिए वो भी समानता रखनी है आपको, यानी किसी के साथ छुआछूत नहीं करनी है, तो वो भी समानता की बात कर रहा है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर रहा है, तो यानी सबको बराबर ला रहा है, उसमें भी समानता की बात करी गई है, इसलिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जबकि 12 से 35 यानी हमारे मूल अधिकार हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, हमें बताना कमेंट करके। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।